हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त आए हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। वो सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली एजुकेशन पर्पस हम ये प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई टिप रिकमेंडेशन राय या सलाह नहीं दी जाती है। मैं मेरे तजुर्बे के आधार पे आपसे अपना एक व्यू शेयर करता हूँ, क्योंकि मार्केट में जब कभी हम काम करते हैं तो हमें एक व्यू का फॉर्मेशन करना होता है और उसी के आधार पे हम अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें बाई करना है या सेल करना है या होल्ड करना है। तो हमारा यहाँ पे आपको कोई भी तरह का कोई सलाह नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एक व्यू शेयर करता हूँ। आपको लगे कि उस व्यू से आप सहमत हैं तो उस पर आप अपने जो भी आपका सूझबूझ है उस पर इसके आधार पे काम करें। एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, इसका आप ध्यान रखें। आज मैं ये बात शुरुआत में इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि हमारे कुछ एक मित्र हैं जो कोई भी रीजन से भूल जाते हैं इन बातों को, और वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करके उनको जब काफी बड़ा चोट लगता है तो वो बहुत दिक्कत का काम हो जाता है। तो उसमें अननेसेसरी का हम लोग ज्यादा डिस्कशन करते हैं और अपना समय भी व्यर्थ करते हैं और अपना माइंडसेट को भी बिगाड़ लेते हैं। तो ये एक किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस चीज का आप एकदम विशेष आपको ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरह का कोई भी आपसे राय मशवरा या कुछ भी नहीं है। आपको अच्छा लगता हो तो आप अपना इसके ऊपर में आप कोई भी अपना डिसीजन लेते हो, आप अपने टोटली सूझबूझ से आपको लेना है। एक चीज का ध्यान रखें, रुपया आपका है, जिम्मेदारी आप ही को लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आप ही का है, नुकसान भी आप ही का है। तो आपको ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आज बाकी बातें करने से पहले ये इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत दिन हो गया मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। कुछ चीजों को दोहरा लेना अच्छा है। तो इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय यू टुवर्ड्स योर मनी। सिर्फ आप ही अपने रुपए के निर्णय ले सकते हैं और लेना चाहिए भी। और प्रॉफिट या लॉस दोनों इस बाजार का हिस्सा है, तो आपको दोनों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना होगा। प्रॉफिट आए तो आपको ग्रेटफुल फील करके भगवान को धन्यवाद कीजिए, और लॉस आए तो उसको मान के चलिए कि हमें इससे कुछ सीखना है, क्योंकि नुकसान तभी लगता है जब हमसे कोई ना कोई हमारा काम करने में कुछ भूल चूक हुआ होगा। इस मार्केट में सिर्फ दो ही चीज होता है, या तो आप अर्न करते हैं या आप लर्न करते हैं। तो दोनों आपके लिए अच्छा है। कोशिश करिए जितना जल्दी और जितने सस्ते में लर्निंग हो जाए, और कमाई आप फिर करते रहिए। और ब्लेम गेम ये कभी भी आपके लिए या हमारे लिए या किसी के भी माइंडसेट के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर और इन्वेस्टर ये बनना है, तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक चीज को अब आपको ये भी फ्रेमवर्क आज एक वापस से दिखा देता हूँ। सक्सेसफुल ट्रेडिंग सेटअप जो होता है इसमें मेन चार हिस्से होते हैं जिसमें सिस्टम्स, जिसमें आप अपना एक व्यू बनाते हैं कि हमको कैसे काम करना है, एंट्री एग्जिट प्रॉफिट सब आप इसमें डिसाइड करते हैं। ये सिस्टम्स होता है कि आपको कब एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है और कहाँ पर एग्जिट करना है अपने सौदे से। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में अपॉर्चुनिटी तो बहुत है लेकिन पैसे इतने ज्यादा नहीं रहते हैं। आपको लग सकता है कि 100 200 500 1000 करोड़ बहुत होते हैं। दोस्तों, यहाँ आसानी से पैसा आता नहीं जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए आपको अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान रखना है। तो इन दोनों का हिस्सा आपके सक्सेसफुल ट्रेडिंग के अंदर में 30-30% है। सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो है साइकोलॉजी का। तो आप जब भी कोई भी राय बनाते हैं, इन दो होने के बाद में आपको एक मार्केट का साइकोलॉजी समझना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको इजी मनी नहीं बनने देता है। यहाँ पे सबको लगता है कि यहाँ बहुत इजी मनी है, तो यहाँ इजी मनी बिल्कुल नहीं है। यहाँ आसानी से पैसा जाता है, आता नहीं है। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत आपको स्टडी करना पड़ता है। कोई यहाँ पे शॉर्टकट रूट नहीं है। और जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, लक, ये बहुत रेयर है। तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, जब पैसा हमारे आ जाता है तब तो अपने आप को हम शाबाशी दे देते हैं, और जब हमारा नुकसान लग जाता है तो हम जो है
लक के ऊपर छोड़ देते हैं। लक का इसमें रोल कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी को आप लक पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आपको देखना, इस बाजार में काम करते हैं तो सक्सेस फॉर्मूला क्या है वेल्थ को जनरेट करने के लिए। देखिए दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए ये सारी बातें आपसे जिक्र करना बहुत जरूरी है। यदि आपको लगे आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप आराम से इसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन नुकसान आप ही का रहने वाला है। तो सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो किसी भी व्यापार में, वो है आसान चीजों को आपको, सबसे मुश्किल काम है आसान चीजों को फॉलो करना। हम लोग क्या है, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, हमको फैशनेबल फैंसी वेस्ट चाहिए होते हैं, रोज हम नया नया हथकंडे अपनाना चाहते हैं, और हमको लगता है कि हम कुछ नया करेंगे तो ही कुछ बढ़िया बनेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। सिंपल सिंपल तरीका, जो बेसिक्स जिसको बोलते हैं, किसी भी गेम का जो रूल्स है उसका बेसिक रूल्स को तो आपको फॉलो करना ही होगा। वेल्थ इज क्रिएटेड इन सिंपल वेज ओनली। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। आप छोटे छोटे कमाइए चलेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी, तब आप देखिएगा बहुत बड़ा पैसा बनेगा। ये एक इस पे आपको खुद ही को अपना थोड़ा कैलकुलेशन लगा के देख लेना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका महत्व और मतलब क्या है। स्मॉल इज वेरी बिग इफ यू आर कंसिस्टेंट। आपको अपना आरओआई को रियलिस्टिक रखना है। एक छोटा सा मिसाल दे देता हूं। सिर्फ आप रोज का 1% कमाने का यदि सोचते हैं, और सब बाकी चीजों को आप यदि अपना ठीक कर लेते हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत हाई हो जाता है। लेट अस से 75%, 70%, 60%, वॉट एवर, डिपेंड करता है प्रैक्टिस कैसा करते हैं और कितने डिसिप्लिन तरीके से आप उसको फॉलो करते हैं। यदि आप रोज का सिर्फ 1%, 1% खाली डेली का कमा करके सिस्टम को आप अपना, आज 1% का कमाई आ गया तो बस शट कर दिया, बंद कर दिया, और काम नहीं करना है, यही प्रैक्टिस करिए 3 महीने तक के लिए। तो आप देखिए दोस्तों, 20 ट्रेडिंग सेशन होता है, तो आराम से 10 से 20% आप महीने का कमा सकते हैं। मैं इसके और डीप में नहीं जाऊंगा इस समय, नहीं तो बहुत बड़ा पिक्चर बन जाएगा। तो अब ये आपके पर निर्भर करता है, आप जितना प्रैक्टिस करके जितनी कंसिस्टेंसी लेके आएंगे, तो आपको एक दिन में एक सौदा लेना है या 10 ले पाते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। आपको सिर्फ रूल एक ही रखना है, हमको एक सिंगल ट्रेड में 1% प्रॉफिट या 1% लॉस, इससे बेसी हमको नहीं देखना है। इतना बेसिक ध्यान में रखिएगा, तो आराम से 10%। देखिए दोस्तों, आपने पता है आपको सबको, हम हर जगह चर्चा सुनते हैं, जो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या है? तो उसमें यही है कि सब लोग बोलते हैं कि 12% का आप यदि रिटर्न सालाना बना लेंगे तो 6 साल में पैसा डबल होता है। अब इसमें जो दो तीन इसमें कौन लिए गए हैं फॉर्मूलाज में, एक है इंटरेस्ट रेट, एक है टाइम। तो ये दो इसमें लिया गया है। तो आप यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कांस्टेंट रखते हैं 1% पर, और टाइम को आप साल की जगह, महीने की जगह आप डेली में डालते हैं, तो आपका, आप देखोगे एनुअली 12% की जगह आप मंथली 12% कमा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से, बिना ज्यादा खचपच किए आप यदि सीधे सीधे ट्रेड करेंगे, तो आप आराम से अपने मनी को साल में डबल कर सकते हो, जो किसी भी व्यापार में होने की संभावना नहीं है। सभी के अंदर में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे कुछ करने, तो यहाँ भी यही करना होता है। आपको बहुत सारे होमवर्क करने हैं और आपको सिर्फ इसी चीज पर फोकस करना है। कभी भी आपका कोई भी ट्रेड गड़बड़ हो गया, तो हम उसको बोलते हैं बैड हॉर्स, तो उसके ऊपर अपना दांव को बढ़ाना नहीं है। कोशिश करिए जितना जल्दी उससे आप छुटकारा पाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो एक बार अपना फितरत दिखा दिया कि मैं आपको कमा के नहीं देने वाला हूं, तो उससे फ्री हो जाने में भलाई है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा मंत्र है ये। इसको आपको हमेशा एकदम जितना जल्दी हो सके एक बैड ट्रेड से बाहर निकलिए, और हमेशा अपने पास 15-20% कैपिटल एज फ्री कैश रखिए, क्योंकि बाजार में अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं। इस बाजार का नाम है, स्टॉक मार्केट की जगह कैपिटल मार्केट है। तो इसके शब्द में ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपिटल। तो कैपिटल आपका जो है प्रधान है,
और कैपिटल आप कभी एक स्टॉक पे लगाते हैं, कभी दूसरे पे लगाते हैं, किसी न किसी पे सवार करते हैं, जिनको हम हॉर्सेस बोलते हैं। तो आपको अपना कैपिटल को बहुत वाइजली आपको डिप्लॉय करना होता है। इसीलिए आपको हमेशा 15-20% कैपिटल को फ्री रखिए। लोग बोलते हैं कि कैश को रखना गलती है। सर, अपना अपना सोचना है। ये आपका कैश को आप स्टॉक मान के चलिए, आपको ऐसा लेके चलना है। और आपको अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर, जब भी मिलता है तो आप कैश को यूज कर पाओगे। लोगों के पास मौके आते हैं लेकिन तब कैश नहीं होता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको बहुत कुछ आपको अपना काम को प्रैक्टिस करके सुधारना है। इसीलिए ये मैंने लास्ट में लिखा है, अपॉर्चुनिटीज आर अपलेंटी, योर कैश इज नॉट। सो मनी मैनेज जरूर करिए, रिस्क मैनेज जरूर करिए। सेबी का एक डिस्क्लोजर है, सबको पता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी, ओनली 10% गेन। अब ये जो डेटा डिस्क्लोजर में आता है, इसको आप कैसे देखते हैं, इस पे सब निर्भर करता है आपका सक्सेस या आपका फेलियर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रख के लाइफ में चलना चाहिए। तो इस कारण से आप जब भी इसको डेटा को देखते हो, तो मेरा पर्सनल इसमें समझना है कि आपको इसके अंदर में ऐसे रीड करना चाहिए कि मैं क्यों ना उन 10% जो लोग 90% लोगों का पैसा लेके जाते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। तो मेरा ध्यान ये होना चाहिए, मेरा एनर्जी फोकस ये होना चाहिए कि मुझे अपना फोकस उस 10% जो लोग कमा रहे हैं उनकी तरह सोचना है, उनकी तरह काम करना है। ये बहुत जरूरी है। तो सब लोग 90% को देख करके आप फियरफुल हो जाते हैं। फियरफुल होकर के दोस्तों आप कभी जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। फियरलेस रहिए, लेकिन रियलिस्टिक होकर रहिए। मार्केट आप जब व्यू बनाते हो तो उसका बेसिस क्या है? हम लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मार्केट क्या लग रहा है, मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है होने की, और उनके होने की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है। जब एक बार हमारा ये चीज का निर्णय हो जाता है, तब हम कुछ नेक्स्ट व्यू बनाते हैं। हमको देखना होता है कि आज हम कहाँ पर हैं, किन परिस्थितियों में हैं, और यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है। यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है और यहाँ से मार्केट कितना जा सकता है, ऊपर या नीचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है हमको हमेशा एक व्यू बनाने के पहले कंसिडर करने के लिए। तो मार्केट में क्या तीन ही दिशा होती है, या तो तेजी का है, या मंदी का है, या साइडवेज है, यानी बुलिश, बेरिश और साइडवेज। इसके अलावा दूसरा और कोई व्यू नहीं होता। मार्केट की जो बिहेवियर है उसकी डिपेंडेंसी किन तीन चीजों पर है। मार्केट को देखिए अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, मार्केट को हमेशा क्लैरिटी चाहिए होता है। जब जब आप देखेंगे मार्केट में क्लियर कंडीशंस नहीं है, उस समय आप देखेंगे कि मार्केट चाहे इंडेक्स का हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे स्टॉक का हो, उनका पीई यानी प्राइस अर्निंग का जो उसको देती है मल्टीपल, उसको डिग्रेड कर देती है। और जब जब मार्केट में क्लैरिटी होता है, दिशा की क्लैरिटी होती है, माहौल का क्लैरिटी होता है, तो मार्केट पीई को अपग्रेड कर देती है। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है, जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड पीई मार्केट का नॉर्मल कंडीशन है 25 है, तो यदि अनसर्टेन कंडीशन होगा तो भले रिजल्ट्स अच्छे आए, सब कुछ ठीक रहे, फिर भी आप देखेंगे कि पी मल्टीपल आपका गिर के 15 के पास चला जाता है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि पी 25 है तो एक्सपेंसिव है, 15 है तो सस्ता है, ये सब नहीं सोचना होता है। आपको और बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करने होते हैं। तो ये आपके सामने में एक महत्वपूर्ण बातें हमने रख दी है। अब आपको बेसिक रूल्स, लॉज, इनका आपको एक ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि भाव जो है डिमांड और सप्लाई से ही बनता है। यदि डिमांड बेसी है, सप्लाई कम है, तो भाव बढ़ता है, और यदि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो भाव गिरता है। फिर मूविंग एवरेजेस है, वो सब हमको देखना पड़ता है। एवरेजेस का रूल्स है, लॉज है, हमको वो देखने पड़ते हैं। ये बेसिक ट्रेनिंग आपको लेनी है। आप चाहे किसी बुक से ले लीजिए, चाहे आप जिन पर भी आपको भरोसा उनसे ले लीजिए। एवरीथिंग इज गुड और बैड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। हर चीज का एक भाव होता है, हर स्टॉक का एक भाव होता है, हर कंपनी की एक वैल्यूएशन होती है, और उस वैल्यूएशन के ऊपर में वो अच्छा है या नहीं है, वो हम लोग इस पर डिसाइड करते हैं।
ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो गई, कंपनी तो अच्छी है तभी हम सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन क्या इस भाव में अच्छी है हमारे इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, हमें ये देखना है। तो जस्टिफाइबल बाई एंड सेल प्राइस होना चाहिए। तो बाजार में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, सबको पता है पूरे यूनिवर्स में इकलौता कांस्टेंट है वो है चेंज। तो माहौल बदलता रहता है, सिनेरियो बदलते रहते हैं, हम सब कुछ हमको समय के साथ साथ चेंज करते रहना पड़ता है। ट्रेडिंग जो है ये एक शॉर्ट टर्म गेम है जो कि हम लोग प्रॉफिट्स के लिए करते हैं। वेल्थ क्रिएशन जब भी करना होता है तो वो आपको इन्वेस्टिंग करके और पेशेंस के साथ में आपको समय देना पड़ता है, तब आपको वेल्थ अमास होता है, उसके बिना नहीं होता है। तो इसीलिए आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब कभी आप ट्रेडिंग करेंगे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, नुकसान को कम से कम रखिए और प्रॉफिट्स को राइड करते रहिए। ये आपका तरीका हमेशा होना चाहिए काम करने का, इसी में आपको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिलेगा। ये एक बेसिक चीज समझा गया देखा गया है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे थ्योरीज स्टडीज टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अपना सेटअप को बनाने के लिए, जिनमें सबसे जो मोस्ट जिसको बोलते हैं फेमस वो है, तो दाउ थ्योरी है, इलियट वेव थ्योरी है, गैन थ्योरी, टाइम साइकिल है, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें, ये सब MACD RSI सब कुछ इसमें रहता है। मार्केट क्या करती है, बीच बीच में हर तरह के लोगों को राइट और रॉन्ग करती है, कोशिश करती है अक्सर मैक्सिमम लोगों को रॉन्ग करने का, तभी वो लोग उस 90% कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो हमको अपने को किसी भी चीज के ऊपर में मतलब बहुत ज्यादा ओवर जिसको बोलते हैं ना भरोसा नहीं करना चाहिए। हम भरोसा करके ही काम किए, लेकिन यदि लगता है कुछ विपरीत हो रहा है तो हमको बाहर निकल जाना चाहिए। एक है तरीका, लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंडामेंटल्स तो चेक करेंगे ही, लेकिन फंडामेंटल्स हर किसी को समझ में नहीं आ सकती है, उसके बहुत सारे डीप हमको अंदर में जाके देखना पड़ता है। कंपनी का फ्यूचरिस्टिक उसका आगे ग्रोथ क्या है वो भी देखना पड़ता है, उसकी मैनेजमेंट के अंदर भी हमको बहुत कुछ देखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो बड़ा पैसा है उनके पास टीम है, रिसर्च टीम है, और वो सारे ये करने के बाद ही अपना पैसा लगाते हैं। हमारा पैसा जो इस मार्केट का जो साइज है कैपिटल का, उसके सामने कील बराबर भी उस जहाज में नहीं है। तो इसीलिए हमको उतना दिमाग हम लगा करके, पर्सनली मैं तो इतना अपना दिमाग लगा कर उसमें टाइम नहीं खराब करता हूँ, क्योंकि जो भी स्मार्ट मनी है वो अल्टीमेटली क्या करता है, रिसर्च करके, वो रिसर्च करके ही तो पैसा लगाता है। पैसा लगाएगा तो भाव में छपेगा, भाव में छपेगा तो हम तो भाव को फॉलो कर लेते हैं। तो भाव हमको क्या दिखा रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, हम उसको देख करके अपना निर्णय लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना सारा सिस्टम्स बनाते हैं। एक रूल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है लॉज के अंदर में आता है फिबोनाकी। तो फिबोनाकी ये आपको बताता है, एक गाइड करता है कि कोई भी चीज कहाँ तक जा सकती है या कहाँ तक गिर सकती है, उसका एक लेवल होता है। तो 62% को हम लोग एक माना गया है, काफी जगहों पर इसको अप्लाई करके हर जगह ये काम करता है। तो गोल्डन रेशियो, कोई भी चीज आप किसी बिजनेस में भी हो, वो अपने पीक पर है तो वहां से हमेशा पीक पर रहेगा नहीं, उसमें भी कोई ना कोई ठहराव आता है। तो वो ठहराव कितना आ सकता है, तो एक 62% गोल्डन रेशियो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर आने के बाद में यदि इससे ज्यादा गड़बड़ हुआ प्राइस में, यानी कमी आई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ है जो जल्दी से नहीं संभलेगा। तो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस हमारा जो है वो इस लेवल पर होता है। हम इस लेवल पर वैल्यू बाई करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। तो हम जब वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिस्टम में जाते हैं तो उसके अंदर में हम लोगों को इस लेवल के आसपास जब भी कोई स्टॉक मिलता है वो आपको बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है, और इसके नीचे में भी है तो हम एक बार उससे बाहर निकल जाएंगे। कंपनी अच्छी यदि है तो जब इसके ऊपर आएगा प्राइस हम फिर एंट्री बनाएंगे। अब इसको देखना कौन से टाइम फ्रेम में है, डेली में, वीकली में, मंथली में, ये सब डिटेल डिस्कशन है, हम लोग आगे फिर किसी दूसरे वीडियो में बनाएंगे। मार्केट का काम है बीच बीच में करेक्शन करते रहना, क्योंकि कोई भी चीज नॉन स्टॉप तो बढ़ नहीं सकता। आप एक रबड़ बैंड की तरह प्राइस को भी खींचेंगे तो कितना खींचोगे, कहीं ना कहीं जाके भाव टूटेगा।
तो इसीलिए हो सकता है एक बार एक सिंगल मूव के अंदर 10 गुना कोई स्टॉक भाग जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो भागता ही रहेगा। तो उसमें करेक्शंस तो आते रहेंगे, और मार्केट में करेक्शन हमेशा आता है, बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें मेन रीजन जो होता है, जो स्मार्ट मनी है, वो कमजोर लोगों को बाहर निकालता है, उसके लिए करेक्शंस को लेके आता है। तो मार्केट में दो तरह का करेक्शन होता है। एक तो प्राइस, जितना भाव बढ़ चुका है उसका एक सर्टेन परसेंटेज, जो मैंने आपको फिबोनाची दिखाया है, उसके माध्यम से आपको पता चल जाता है कि कहां तक ये रिट्रेस कर सकता है। और दूसरा है टाइम, तो जितना समय में बढ़ा है और कितने समय तक ये करेक्शन चलेगा, ये सब दो तरह के करेक्शन का बेसिक आधार है। करेक्शन में अगेन तीन तरह के टाइम फ्रेम होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सबके अपने अपने पर्पस है। यदि हम कोई भी एक ट्रेंडिंग मार्केट में होते हैं, चाहे बुल मार्केट हो चाहे बेयर मार्केट हो, तो हमारा शॉर्ट टर्म का करेक्शन उसमें आता रहेगा, और कभी भी वो बड़े करेक्शन में नहीं घुसेगा। ये उसका तरीका है। तो उसी तरह से यदि हम लोगों का कोई बहुत जिसको बोलते हैं कि काफी लंबा रन अप हो चुका है, जैसे अभी हमारा 2020 से 2024 तक 5 साल का बुल रन चला है, तो लंबे टाइम का जब चल चुका है तो उसमें एक लंबे टाइम का करेक्शन आता है। तो वो करेक्शन प्राइस में भी आएगा और वो करेक्शन टाइम पे भी आएगा। तो उस करेक्शन का जो कैरेक्टर होता है वो हमको बता देता है कि मार्केट इस समय जो करेक्शन कर रहा है वो छोटे टाइम का कर रहा है कि बड़े टाइम का कर रहा है, कौन से टाइम का कर रहा है, ये वो बता देता है। मार्केट का करेक्शन मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है, आपके सामने मैंने लिख भी दिया है। मार्केट कब करेक्ट करती है, मार्केट कैसे करेक्ट करती है, मार्केट कितना करेक्ट करती है, उसका करेक्शन का प्रोसेस क्या है, जब करेक्शन होता है उसके बाद पहला लेग कहाँ उसका रिज्यूम कर रहा है, मार्केट कब रिवर्स करती है और मार्केट कैसे रिवर्स कर रही है, ये सब चीज को हमको चेक करते रहना पड़ता है। एंड हाउ मच रिवॉर्ड विल इट गिव आफ्टर इट इज रिवर्स्ड। तो ये मार्केट का बेसिक करेक्शन का मैथमेटिक्स है। इसके अंदर में ही आपके प्राइजेस जो है, बेटर प्राइस वगैरह सब कुछ इसी के अंदर में ही आ जाते हैं। तो हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। एक सेकंड, थोड़ा रनिंग मार्केट भी है तो मैं मार्केट भी देख रहा था। सडनली मैं देख रहा हूँ मार्केट आज 150 पॉइंट नीचे हो करके अभी 200 पॉइंट ऊपर है, यानी कि करीब आज बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट हो रखा है। और ये मैंने आपसे बात भी कर लिया था, एक हफ्ते पहले से मैं बोल रखा हूं। अब यहाँ से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी दोनों तरफ की, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे मार्केट को डिसाइड करना है कि उसको नेक्स्ट अपना जो लेग है कहाँ पे लेके जाना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ऐसा जब भी मार्केट करती है बड़े चाल के बाद में, तब उस समय मार्केट जो है एक बहुत वॉलेटाइल बिहेव करेगी। उसमें ये चलता है, काफी दिन चलेगा ये, उसके बाद एक दिशा निर्धारित होता है। हम मार्केट का ये जो पार्टिसिपेंट है उनका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये मार्केट में दो तरह के लोग हैं, जो बुलिश और बेरिश है। इसमें कोई मतलब मार्केट बनता ही दो चीजों से, एक बायर है और एक सेलर है। इनमें भी अलग अलग कैटेगरी मैंने डिवीजन कर दिया है। 10% ऐसे लोग हैं जो हमेशा बुलिश या बेरिश होते ही होते हैं, इनहेरेंटली वो लोग बुलिश है या बेरिश है, मार्केट कुछ भी हो जाए, मतलब कितना ही तेज हो, कुछ 10% ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा बेरिश ही रहेंगे और 10% बुलिश ही रहेंगे। तो उसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। अब इसके बाकी जो बच गए उनका फर्दर सब डिविजन है। उसमें एक फेयरफुल टाइप के लोग होते हैं, एक डाउटफुल टाइप के लोग होते हैं और एक इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं। तो ये जो तीन तरह के लोग हैं, इन लोगों को मार्केट टेस्ट करते रहती है अपने नेक्स्ट मूव के लिए, चाहे वो फेस बुलिश हो या बेरिश हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन मार्केट उनको टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद में ही ये निर्णय हो पाता है कि मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगी कि नहीं। उस टेस्ट में आपको पास तो होना ही पड़ेगा। तो इसी कारण से करेक्शंस आते हैं, आपको हर तरह से परखा जाता है। और जब मार्केट को भरोसा आ जाता है कि आपको मार्केट पर भरोसा है या आप जो सौदा लेके बैठे उस पर भरोसा है, तब आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा जो है। तो आज का ये बेसिक्स मैंने आपको शेयर कर दिया है अभी। अब इसके बाद हम चलते हैं मार्केट अब यहां से क्या लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही आपको जानना है। तो आज ये मैं बहुत समय से बना करके रखा था, लेकिन कोई भी रीजन से शेयर नहीं कर पा रहा था या वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आज ये आपके सामने है।
15 मई का जो मैंने डेट में थोड़ा सा अपडेट बनाया है कि निफ्टी कैन वंस गो नियर 24,600 अगेन, ये वापस जा सकता है। जाने को ये 25,200 तक भी जा सकता है। इसमें एक बार आपको मैं चार्ट पे खाली ले चलता हूं, सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखिए दोस्तों, ये है आपका, एक सेकंड, स्क्रीन में आया, हाँ आ गया। देखिए दोस्तों, ये है अपना, सबसे पहले मैं निफ्टी लगा देता हूँ, निफ्टी लॉन्ग टर्म। ओके, थोड़ा सा स्लो रहेगा दोस्तों इसको लोड होने में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मंथली चार्ट मैंने निफ्टी का लगाया है। ठीक है, तो ये जब से एनएससी लिस्ट हुआ था तब से इसका मूवमेंट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप यदि शुरुआती सालों से इन्वेस्टेड हो मार्केट में, तो अल्टीमेटली देखिए कितना बड़ा वेल्थ बना है। यानी निफ्टी जो उस समय 1,000 पॉइंट्स पर शुरू हुआ था, वो आज की तारीख 24,000 25,000 आ चुका है। यानी 25x हो चुका है 25 सालों के अंदर में। तो अब इसके अंदर एक तो ये आ गया, दूसरा अब हमको देखना है इसके अंदर में, एक सेकंड दोस्तों, ये देखिए, ये जो इसका मार्केट का अभी हाई बना था 26,277, मैं यहां से एक रिट्रेसमेंट लगा लेता हूं कि इसका कहां तक इसने अभी तक कर दिया है अपना मूवमेंट। ये देखिए दोस्तों, तो अभी 24,600 में इसका 62% आ रहा है। इस समय जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये इसको क्रॉस कर दिया है। ये मेरा मंथली चार्ट था, मैं एक बार वीकली में आ जाता हूं फिर से। वीकली में इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि पिछला वीक और इस वीक में क्या सिनेरियो है, तो हम थोड़ा सा और बेहतर समझ पाएंगे। दिस इज वीकली, राइट। तो वीकली के अंदर में पिछले 2 वीक का जो कारोबार था, अब इस वीक में इसके ऊपर निकल गया है। आज हमारा थर्सडे है। हम आपसे लेवल्स को शेयर करते हैं। इस वीक का हमारा हाईएस्ट लेवल जो था वो था 24,550 575 के आसपास का। उसको मार्केट ने मंडे को ही उसने उसके ऊपर क्लोज कर दिया था। तो यानी जब भी हम देखते हैं कि हमारा वीक के शुरुआत में हायर या लोअर जो लेवल है उसको क्रॉस करके डे का क्लोजिंग मिल जाता है, तो उस तरफ दिशा बढ़ती है, अक्सर देखा गया है। तो हुआ क्या हमारे साथ में मार्केट में, मंडे को तो ये मार्केट ने कर दिया अपना काम, और ट्यूसडे को वापस इसने नीचे गिरा करके उसके नीचे में क्लोजिंग दे दिया है। फिर इसके बाद में वेडनेसडे कल था, तो कल इसकी क्लोजिंग फिर से उसके ऊपर आ गई है। था उसी बॉर्डर लाइन के ऊपर में, क्योंकि 535 का इसमें दिखा रहा है लो, और 555 575 के बीच का इसका टॉप मोस्ट रेंज था। नीचे आया जरूर था, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर निकाल के ले गया। अब आज मार्केट कायदे के हिसाब से यदि इसको बेरिश रहने का इच्छा है, तो जैसा कि हम मान के चल रहे थे पिछले अक्टूबर से, जब हमको फर्स्ट इंडिकेशन मिला था मार्केट में कि मार्केट का अंदर जो एक ये देखिए आपको दिख रहा ना, इस वीक के अंदर में हमको क्लैरिटी आ गई थी इस कैंडल के ऊपर में। ये था आपका, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये था अपना 30 सितंबर वाला वीक। यानी सितंबर के एंड ऑफ सितंबर में इसने, ये जो कैंडल ने बहुत क्लियर बता दिया था कि इसका जो बुलिश फेज है उसमें कमजोरी आ गई है, और मैंने आपको अलर्ट साइन दे दिया था। उस समय हमारा एक व्यू आपको शेयर किया गया था कि ये जो चाल है, ये चाल एक्सटेंड हो सकती है 29,000 से लेकर 31,000 तक। एक बार इसको भी मैं चेक करवा लेता हूं आपको, ये देखिए। तो ये है 29,200। तो उस चाल के अंदर में उसके पास गुंजाइश थी, वहां तक जाना चाहे तो जा सकता था, बट फॉर वट एवर रीजन मार्केट को लगा कि अभी नहीं उसका जाने का मूड है। तो हम लोगों को बहुत टाइमली इस पॉइंट पर पता चल गया था कि मार्केट में करेक्शन शुरू हो रही है। एक मैं लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो ये जो करेक्शन हुआ है, इसमें हमारा जो लास्ट टाइम मोदी हमारे जो सरकार आई है उनका इलेक्शन के टाइम का रिजल्ट के दिन का लो था 21,281। इसको अभी तक मार्केट ने रिस्पेक्ट कर रखा है।
यानी इसके नीचे अभी तक नहीं गया है। तो जब तक इसके नीचे ये नहीं जाएगा तब तक हम लोग कोई नया बियर फेज में नहीं है। तो एक रेंज बन गया है हमारा। तो ये जो चाल था आपने देखा, इस पूरे चाल का मोर और लेस करेक्शन इसने प्राइस वाइज कर दिया। थोड़ा बाकी रह गया था जो हम लोगों ने बात भी कर रखी है आपके हाथ में कि वो इसको यहां तक आना चाहिए था, ये जगह 20,200 आने को, ये दो जगह तक आ सकता था, क्योंकि जो पहले का जो इसका हाई बना था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो इसको जाने के पहले इसको यहाँ पर एक लो है जो इसका ये लो भी है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। इसको पहले ब्रेक करके नीचे होना होगा। दूसरा, जितने टाइम में ये ऊपर गया था और उसके हिसाब से ये देखिए, इसका जो एक्चुअली में करेक्शन जो हम लोग बात कर रहे थे, ये 2020 का जो चाल था, ये यहाँ इस चाल का करेक्शन होना है। तो इस चाल का करेक्शन को होने के लिए यदि हम एक बुल मार्केट में हैं तो हम एक बार इसको रिमूव कर देते हैं, आपको फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा फुल चाल का इसका करेक्शन है जो कि 7,500 से शुरू हुआ है, तो इसका 23.6% पर ठीक आकर के वहां टिका दिया। यानी कि यदि हम मार्केट बुलिश फेज में है और वो कंटिन्यू रहने वाला है तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन इन वर्स्ट केस सिनेरियो 38% जाता 19,000, जो मेरा आपको आखिरी लेवल दिया हुआ है। और इस जगह पे आप देखेंगे आपको इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे में ये जो टॉप है 18,890 का है और ये इसका बॉटम जो है सेम उसी लेवल का है। तो ये मोटा मोटी 18,800 से 19,000 के बीच में इसका करेक्शन का मैक्सिमम प्राइस वाइज का जगह है। इसके बाद जितना जो समय इसने लिया है, अब उसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन भी होना है। तो ये मैंने आपको इसीलिए कहा था कि कम से कम इसको 1 साल करेक्शन करना है। तो 1 साल करेक्शन करना है। अक्टूबर में जो स्टार्ट हुआ था, ये अभी हम देख लेते हैं। ये इसका टॉप बना था, टॉप हमारा बन गया था सितंबर 2024 में। तो हम 1 साल की बात कम से कम करेंगे तो सितंबर 2025 हो जाता है। लेकिन जिस तरह से करेक्शन हो रहा था, इवेंट्स अनफोल्ड होते गए, उसको देख के समझ में आ गया कि ये टाइम और बढ़ाएगा। और अभी इसने प्राइस बेस करेक्शन भी पूरा फुल्ली किया नहीं है। मोर और लेस हम लोग को ये मानना चाहिए कि कम से कम ये जो लेवल है इसका, यानी 21,300, इसको एक बार जो है चाहे मार्जिनली काट दे, इसको काट देना चाहिए। वो हो जाने से हम मान सकते हैं कि मोर और लेस इतना जो नीचे आया है या उसने जो टाइम डिसाइड किया था करेक्शन करने का, उसका पर्पस एक होता है करेक्शन का, वो पर्पस सॉल्व हो गया है। लेकिन ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए इस समय आराम से यदि मैं मान लेता हूं कि करेक्शन जो है कंप्लीट नहीं हुई है, तो मेरे को कोई तरह का इसमें डाउट नहीं है। दूसरा, अब हम वापस इसको हम ले आते हैं। ये जो यहाँ से जो फॉल आया है इसका कितना बाउंस हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये अपना बाउंस जो आ चुका है इस करेक्शन का, वीकली में ले आता अच्छा रहेगा। ये अपना अभी 62% के ऊपर चला गया है और इसका 78% में हम देखें तो 25,200 300 का जोन आता है। तो ये आराम से यहाँ तक जा सकता है, यानी 25,200 से 400 तक यदि ये जाना चाहे तो। ये तो वाला बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको दिखा देता हूं। ये एक पॉइंट, ये जो अभी हाई बना था, ये इसका रिसेंट हाई जो इसका हुआ था दिसंबर में, दैट वाज 24,860 अप्रोक्सीमेटली। 10-5 पॉइंट का कोई खास बात नहीं है। तो अभी जस्ट इसको आज इसने क्रॉस कर दिया है। अभी समय 971 का इसने हाई लगा दिया है। तो देखते हैं, ये परसों लगा था हाई और आज ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस यदि हमको इसके ऊपर का क्लोज मिल जाता है, यानी 24,850, तब हम मान के चलेंगे, जो कि एक ये भी एक लेवल यहाँ पे दिख रहा है टॉप का 25,078। तो ये बहुत सारे अब इसमें इसको पड़ाव मिलने हैं। एक ये है और एक ये है। मैं ये सारे लाइंस ड्रॉ करता हूँ। एक बार क्या, थोड़ा खिचड़ी जरूर लगेगा, लेकिन हमको ये सब काम करते रहना पड़ता है पता लगाने के लिए अब क्या हो सकता है। तो अब इस जगह पर इसके पास अटकने के लिए बहुत जगहें हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये अपना लाइंस ड्रॉ हो गया है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम एक बुलिश फेज में एंटर कर गए हैं, क्योंकि टेक्निकल्स जितने लोग देखने वाले हैं उनको ये साफ दिखाई देगा कि इसका जो चाल है, इसमें एक स्पीड है। लेकिन मार्केट में मैंने आपसे कहा था
40% मार्केट में जो मार्केट काम करती है उसमें 40% जो है साइकोलॉजी का रोल रहता है। तो इसके अंदर में इस समय फिलहाल के लिए कोई भी तरह से साइकोलॉजी फिट नहीं बैठ रही है। होने को कुछ भी हो सकता है, करने को मार्केट कुछ भी कर सकती है। हो सकता है मार्केट ये 25, 300, 400 को भी क्रॉस करके 26,000 पे भी ले जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये मार्केट का एक तरीका है, जब कभी भी ये अपने अधूरे काम छोड़ के जाती है ना, तो तकलीफ बहुत ज्यादा देती है। यानी आप मान के चलिए आने वाला समय जो कम से कम साल 2 साल हमारा अच्छा नहीं रहने वाला है, तकलीफें बहुत आएंगी, क्योंकि ये जो चाल था पूरा इसका काम अधूरा है। अब इसके अंदर कंडीशंस बहुत सारे हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा कि जहां ये जो बेयर फेज यहाँ शुरू हुआ था ये अभी भी बेयर फेज है या नहीं है। दूसरा, क्या हम बुलिश ट्रेंड में आ गए हैं। और तीसरा, क्या मार्केट साइडवेज हो गया है। एक बात तो मैं आपको क्लियर बोल दूं, जितना छोटा मोटा मेरा सूझबूझ है उसके हिसाब से किसी भी सूरत में ये बुल फेज नहीं है। ये तो आप दिमाग में एकदम डाल दीजिए, ऊपर जाए जो भी करे। लेकिन आप यदि सोच रहे हो कि 25,000 जा करके वापस 20,000 नहीं आ सकता है, ये मार्केट आपको बता देगी। मेरे को कोई जबरदस्ती इसमें अपना जिद नहीं है बाजार के साथ में, लेकिन जो एक चीज है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। तो इसके अंदर अब हमको देखने क्या है, ये हो गया निफ्टी का बात। मैं अब इसको थोड़ा साफ करके हटा देता हूँ यहाँ से, आपको निफ्टी दिखा दिया। एक खाली फैक्टर हमारे पास था, वो था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने इकलौता बैंक निफ्टी ने पहले क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि वो कमजोर नहीं हुआ है। जो शुरू में कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में ये कमजोरी निफ्टी के कंपैरिजन में नहीं दिखा। यानी एक सेक्टर, अकेला एक सेक्टर था जो कि इसको पूरा संभाल के रखा था, इस बड़े करेक्शन को जो कंप्लीट नहीं होने दिया था। ठीक है दोस्तों, और अभी भी हम देख रहे हैं इसका जो ये हाई था, ये रहा, इसके ऊपर ही ये टिका करके रखा हुआ है। तो इसमें हमको स्पेकुलेट नहीं करना है, करना भी नहीं चाहिए कि क्या ये टिका रहेगा या नहीं रहेगा। हमको वॉचफुल रहना है। यदि ऊपर टिकता दिखेगा तो सवार रहेंगे, इसमें लगता है कि कमजोरी आ रही है तो हमको एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ेगा। यहां से बैंक ने अपना करेक्शन किया भी नहीं था और अपना नया चाल भी बना दिया था। इसका एक और रीजन था कि जब निफ्टी अपना नया हाई बनाया था, बैंक निफ्टी का हाई बहुत अच्छे से नहीं बना था। उसका रीजन था बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स हैवी वेट्स है, यानी HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब में वो बड़ी चाल नहीं आई थी। जैसे कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इन सब में बड़ी चाल नहीं आई थी। उसके बावजूद निफ्टी ने अपना बहुत अच्छा एक रनअप दिया था, जो मुझे लग रहा था कि उस समय 26,300 के पास निफ्टी चाहे तो 29,000 से 31,000 तक जा सकती है। और उस समय उसको लेके जाने वाला एक ही शख्स था, बैंकिंग सेक्टर। लेकिन बैंकिंग ने भी उस समय शुरुआती में अपना कमजोर दिखा के निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करने का काम किया है। अब आज की तारीख में हम यदि अदर सेक्टर्स को देख लें, क्योंकि बैंक अभी तक स्ट्रॉन्ग था है, उसकी करेक्शन नहीं हुई है, तो यहां से बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा चाल बन जाए, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है मुझे। तो हम दूसरे सेक्टर को देख लेते हैं। निफ्टी, सबसे पहले IT को देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने आपसे शेयर किया था कि इसमें बहुत बड़ी गिरावट आएगा, और हम लोगों ने देखा है वैसा ही होते हुए। ये देखिए, ये इसका मंथली चार्ट है। देखिए इसका करेक्शन कितना जबरदस्त तरीके से इसने किया है। यहाँ पर ये 78% तक का करेक्शन कर दिया था। हमारा जो इनिशियल टारगेट था 30,000 का, ये वहां तक आ चुका था, पहला चीज। दूसरा, इसका जो चाल यहाँ से शुरू हुआ था 2020 से, इसमें एक कर लेग ये हुआ, तो दूसरा ये, तीसरा ऊपर गया। अब इसको नीचे आके तब इसको रिज्यूम करना था। अब ये करेक्शन पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, इस समय बता देगा। हो सकता है मान लेते हैं कि IT ने करेक्शन पूरा कर दिया है। IT सेक्टर एक वो इंडेक्स है या सेक्टर है जिसकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा वहां जो टैरिफ वगैरह का चक्कर चल रहा है वो किस तरह अनफोल्ड हो रहे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड हो पाएगा किसका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल के लिए एक रेंज बना के मैं छोड़ देता हूं आगे कभी रिव्यू करने के लिए। तो यहाँ इसने क्लियर दिखा दिया था, अपना अच्छा खासा एक नीचे गिराया था। तो एक बार तो संभाल लिया है, लेट अस सी। अब यदि यहां से ये संभाल करके तेजी देता है तो ये फिर लीड कर सकता है निफ्टी के अगले चाल को। अब आते हैं दूसरा सेक्टर हमारा है फार्मा।
फार्मा, निफ्टी फार्मा कहाँ गई, चेक ही नहीं, यहाँ इस पे नहीं लगा रखा, कोई बात नहीं है। निफ्टी मेटल्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स, इसको चेक कर लेते हैं एक बार सेक्टर वाइज हम लोग को। क्यों अभी क्या है दोस्तों, कोई भी नया सेक्टर वो अभी यदि मजबूत होता है तो निफ्टी की चाल बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। तो ये हमको देखना, जिसमें एक है हमारा, आपको जिक्र कर दिया आईटी सेक्टर, एक है मेटल और एक है फार्मा, तीन और बैंकिंग के अलावा जिनका बड़ा वेटेज है। मेटल एक बार दिखा रहा है, ये ऊपर ब्रेकआउट करने की तैयारी में है, इस महीना ऊपर जा रहा है। फिलहाल के लिए इस हफ्ते की बात करें, फर्स्ट वीक है जो ऊपर जा रहा है। तो मेटल सेक्टर यदि तेज होता है तो ये एक पुश दे देगा, ठीक है ना दोस्तों। सेकंड हम लोग को देखना है अब इसके अंदर में मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये है मिड कैप, इसमें आपको पहले दिखा देता हूं, फिर हम लोग बाकी बातें बाद में करेंगे जो मैंने एक्सेल में बना रखा है। देखिए दोस्तों, ये एक आपको मैं चीज दिखाता हूं, ये है मिड कैप का, इसमें सॉरी इसमें है नहीं पहले का, ये 2020 से डेटा आ गया आ रहा है, आने देते हैं एक बार। नहीं, मिड कैप ट्रेड नहीं होता था तो इसके अंदर मिड कैप का नहीं दिखा रहा है फिलहाल। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि 2018-19 में ऐसा हुआ था कि जब निफ्टी चलने लग गई थी और मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे थे। तो इस बार भी ये हमको देखना है, पॉसिबिलिटी है वो सेम चीज वापस होने की। तो अभी तो फिलहाल मिड कैप संभाल लिया है, अब इसका करेक्शन जो था उसका कितना रिट्रेसमेंट हो चुका है ये भी देख लेते हैं। ये है अपना करेक्शन, यहाँ से इसने भी अपना करेक्शन जो है कंप्लीट करके ये वीक में 62% के ऊपर आ गया है। तो इसका जो पूरा करेक्शन होना चाहिए मोर और लेस हो गया है, बहुत ज्यादा करना चाहेगा तो 78% यानी 21,400 तक आ सकता है। तो अब लेकिन ये आ सकता है, क्या ये चलता रहेगा, इन चीजों को सिर्फ हमें वॉच करना है आने वाले समय में। अब ये हमारे पास में आता है स्मॉल कैप। ये देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप के अंदर में इसमें मेरे को जो देख के लग रहा है शायद इसमें करेक्शन बहुत कम, मतलब बाउंस बैक बहुत कम लिया है इसने अभी तक। ये देखिए दोस्तों, ये अभी तक 55% में आया, यानी करेक्शन मोर और लेस हो गया। बहुत ज्यादा करना चाहे तो इसका ये जो हाई यहाँ पर था 8554, अभी है ये 8286, तो करीब 3-4-5% और ये बढ़ सकता है। तो इसके अंदर में एक बात जरूर मैं अपना शेयर करूंगा आपसे, कि जो मैं सिचुएशन देख रहा हूं उसके हिसाब से मार्केट में करेक्शन ऐसा देख के लग नहीं रहा है कंप्लीट हो गया है। लेकिन प्राइस वाइज बात करें तो 60-70% स्टॉक्स के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, टाइम वाइज उनका बाकी है। तो अब जितना ये अब करेक्शन को कम करेगा उतना समय फिर ये ज्यादा निकालेगा, ये इसका एक तरीका है काम करने का। तो मैं अब आपसे वापस से अपना एक बार ये शेयर कर लेता हूँ राइटअप को। इसको मैं थोड़ा सा आपको रीड करके ही बता देता हूँ, इजी रहेगा। कि मार्केट में 24,600 की जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ तक एक बार जाना चाहे तो जा सकता है, तो ये आपके सामने एकदम स्पष्ट आ गया है। अब इसके अंदर में दूसरा जो इसका पॉइंट हमारा है वो चार्ट्स में अभी तक कोई भी, मैं उसमें कुछ संकेत जरूर आ रहे हैं बदलाव के, ये मैं कभी आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ऐसा कोई अभी तक साइंस या सिम्टम नहीं दिखे हैं जो ये कंफर्म कर दें कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ चुका है। अभी तो खाली ये संकेत आने लग गए हैं कि मार्केट में हम जो सोच रहे थे बेयरिश फेज है वो शायद नहीं है, ऐसा एक संकेत आना शुरू हो गया। अभी ज्यादा समय बचा नहीं है, तो 2-4 दिनों में उसकी क्लैरिटी भी अच्छे से आ जाएगी। वो आपसे मैं शेयर कर लूंगा। लेकिन एक बात का दोस्तों ध्यान रखिए, जितना मैं चीजों को समझ पाया हूं अभी तक, ऐसा मुझे कहीं भी कोई भी तरह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं विश्वास कर लूं कि बुल मार्केट शुरू हो गया, द मदर ऑफ बुल ऑल बुल मार्केट्स जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो शुरू हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है। निफ्टी ने जो है 24,600 के ऊपर
इस मंडे को एक ही दिन में 900 पॉइंट के तेजी बना दिया था। लार्जेस्ट सिंगल डे का कारोबार निफ्टी में हुआ था आज तक का हिस्ट्री में। वन ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन्स है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमको इसको समझना होगा कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन। तो सबसे जरूरी है कि फ्राइडे फ्राइडे के दिन जब कभी ये अपने को एक सिनेरियो आ गया था आउट ऑफ द सिलेबस, वो था अपना अटैक का, इंडिया पाकिस्तान का वॉर का। तो उसमें फ्राइडे को जो ऑप्शंस के जो राइटर्स लोग होते हैं, उन लोग पेयरिंग बना के गए थे, ऐसा डेटा बता रहा है। दूर का उन्होंने बना लिया था जो मिला के, क्योंकि विक्स भी अच्छी थी तो सब में प्रीमियम बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो यानी आप यदि 500-500 पॉइंट दूर का भी बनाएंगे तो उनको 500 पॉइंट करीब मिल जा रहा था। तो अगले दिन किसी को नहीं पता था इतना बड़ा एक मूव का खुलेगा, तो वो मूव आया। प्लस उनकी जो शॉर्ट कवरिंग बोलिए या सौदे कटने का जो बोलिए या एल्गो प्ले बोलिए, सब मिला जुला करके फर्दर वहां से और ऊपर गया। क्योंकि आपने देखा होगा उस दिन का डेटा में कि एफआईआई वगैरह का कोई बहुत बड़ा बाइंग नहीं था, उस लेवल का बाइंग नहीं था कि 900 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो और भी अदर फैक्टर्स है जो क्लियर दिखा रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में जो ट्रैप हो गए थे राइटर्स लोग, उन लोगों का किसी भी एक दिशा में, जो कि संजोग से अपसाइड की तरफ में निकाल के ले गया, क्योंकि सीज फायर अनाउंस हो गया। तो सीज फायर अनाउंस हो गया था, वॉर खत्म नहीं हुआ था। मोदी जी ने क्लियरली टीवी में आके बोल दिया था कि हमने एक बार सीज फायर किया है, लेकिन हम इसको, आप वॉर खत्म हो गया ये मत सोचिएगा, यदि सामने वाला कुछ करेगा तो हम पलट के जवाब देंगे। इस तरह की बातें बहुत कुछ हो गई, लेकिन एक बार के लिए तो सब ट्रैप हो गई है। तो ये अपना चीज था। मैं समझ रहा हूं, जो मैंने लिख के रखा है कि आप सब बार बार यही सुनना चाहते हैं कि ट्रेंड बदल गया। अरे मैं मान लूं, मैं क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि हर कुछ पॉजिटिव हो चुका है। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव के बारे में मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं पहले, कि पॉजिटिव क्या है। और मार्केट इतना पॉजिटिव में भी इस तरह से काम कर रहा है तो क्या बताना चाह रहा है, ये देखिए दोस्तों। मार्केट आपसे, अब आज आप अपने आप से पूछे आपको और क्या अच्छा खबर चाहिए। जीडीपी अच्छे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है, लिक्विडिटी भी ठीक है, जीएसटी के फिगर्स भी अच्छे आ रहे हैं, सीज फायर हो गया, ये भी माहौल अच्छा है, टैरिफ भी इंडिया चाइना का सेटल हो गया है, कम ज्यादा जो भी है लेकिन सेटल तो हो गया है। मार्केट वॉर के टाइम पे भी नहीं गिरी। तो इतने कुछ अच्छे हैं। तो फिर आप हमसे अभी भी पूछ रहे हो, आपका पूछना गलत नहीं है कि मैं फिर भी बुलिश क्यों नहीं हूं। देखिए दोस्तों, मार्केट कभी भी इस तरह काम नहीं करती है। मार्केट आम पार्टिसिपेंट को इतना इजी मनी नहीं देती है। यदि सब कुछ अच्छा है, अक्सर जो होते आया हिस्टोरिकली, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड बाथ ऑन द स्ट्रीट्स, तो वैसे ही हम लोग एक और बात करते हैं कि अच्छे खबरों के साथ में टॉप लगता है, बॉटम नहीं लगता है। बॉटम हमेशा खराब खबरों पे बनता है। ये एक मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको कभी भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। तो आज सारे अच्छे माहौल में हम बात करें, बॉटम तो बहुत पहले जा चुका है नीचे में, क्योंकि नीचे जो निफ्टी था हमारा 21,750 के आसपास, वहां से हम करीब करीब 3,000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। 24,750 के ऊपर क्रॉस होके अभी इनफैक्ट 25,000 टच करने वाला है। 24,990 है, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है, सबको इतना ज्यादा भरोसा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, एंड पूरी दुनिया एकदम बुलिश है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फिर भी अपने बोलते हैं ना, जो बाजार बोलेगा हमको मानना पड़ता है, मानना चाहिए, और यही तरीका है। लेकिन मेरा इसीलिए आपको एक वर्ड है कि स्टे कॉशियस बट नॉट बुलिश। आप संभल के रहिए, जैसा ट्रेडिंग के मौके मिले उसके हिसाब से आप बाई ऊपर नीचे जो करना है करिए, लेकिन आप गलती से भी आप इसको बुलिश मत समझ लीजिएगा। फिर भी 2 दिन में आपको ये जरूर मैं बता दूंगा, जो अभी तक देख के लग रहा है कि शायद मार्केट बेरिश नहीं है, इसने काफी हद तक ये इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है। तो मार्केट जो है ये बुलिश भी नहीं है और बेरिश भी नहीं है, तब क्या है, साइडवेज है। जब मार्केट साइडवेज होता है तब उस समय हमको रेंज ट्रेडिंग में काम करना पड़ता है। तो ये करीब 1 साल एक रेंज में दायरे में काम करेगा, जो अभी तक देख के लग रहा है शायद
25,000 जो आज पहुंच गया है, तो ये इसका ऊपर का रेंज, और नीचे में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेट अस सी। मान के चलता हूं नीचे जो रेंज बन चुका है 22,000 के आसपास का, तो ये 3,000 पॉइंट के अंदर में कम से कम साल 1.5 साल इसको निकालना है। इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक मूव होंगे। जैसे अभी एक नया आपको सेक्टर मिला है, वो है डिफेंस का, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो जब डिफेंस का आपको मिल गया है तो उसके, ठीक है ना, सिचुएशन के आपसे सब लोग बुलिश है, इसमें होना भी चाहिए। लेकिन बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर चीज एक भाव में अच्छा या बुरा होता है, तो इनकी वैल्यूएशन की री रेटिंग होगी, अपग्रेडिंग होगी, सब कुछ ठीक है। कब तक? पहला बात। दूसरा, हम लोग ऑर्डर बुक्स की बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के इनके पास आने वाले 8-10 साल के ऑर्डर्स है। बहुत अच्छी बात है, ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा चीज है कि उसको आने वाले 2-5-10 साल का कम से कम उसको व्यापार को लेने के लिए चिंता नहीं है। तो चिंता किस चीज की है फिर जो है? तो चिंता क्या होता है, देखिए दोस्तों, हर कंपनी का अपना अपना एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी होती है। तो हम लोग जो सिर्फ ऑर्डर बुक को देख देख के खुश हो जाते हैं ना, मैं अब इसमें क्या बोलूं, आप समझ चुके होंगे। तो अब आने वाले समय में कंपनियां कैपेक्स कितनी करती है, और कंपनियां अपनी कैपेसिटीज कितनी बढ़ाती है, और कितने एग्जीक्यूट कर पाते हैं, वो आएंगे रियल सेल्स के ऊपर में या रेवेन्यू के ऊपर में। खाली ऑर्डर बुक से कभी भी रेवेन्यू में रिफ्लेक्शन नहीं आता है, वो सिर्फ एक गाइडेंस मिल जाता है हमको, वेयर आर वी, क्या हो सकता है, बस इतना सा है। तो इन चीजों को जो है अपने को ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ये आपको मैं याद दिला दूं, 2008 में जब क्रैश हुआ था मार्केट, उस जमाने में करीब 2007-6-7 में हर कंपनी के पास में अनाप शनाप ऑर्डर बुक थे, और उसके कारण स्टॉक्स के प्राइस 100 गुना हो गए। आपको आश्चर्य होगा सुन के, 100 गुना। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सुजलॉन, यूनिटेक, पुंजलॉयड। पुंजलॉयड नाम याद है आपको? तो ये वो कंपनी थी जिसके पास मतलब भयंकर साइज का, लोग बोल रहे थे ये आने वाले कल का एल बन जाएगा। तो जब कभी हम बोलते हैं ना ये आने वाले कल का HDFC है या LNT है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। LNT तो LNT है और HDFC तो HDFC है। और आज के तारीख में पुंजलॉयड कहाँ है ये आपको भी पता है, सुजलॉन कहाँ है, अभी वापस रिवाइवल कर रहा है, एक अलग बात है। लेकिन 2008 और 2023-24, 15 साल तक के लिए क्या हुआ आपको सबको पता है। उसी तरह से बतेरो कंपनियां हैं। तो ऑर्डर बुक अच्छा है, गाइडेंस तक के लिए ठीक है, लेकिन उसको देख के उतना उत्साहित नहीं होना चाहिए। फिलहाल मार्केट का सिनेरियो देख के लग रहा है अनिश्चितता का, वो आपको मैं वापस से यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे लिखे हैं दोस्तों, वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा बन गया है क्योंकि बहुत दिनों के बाद भी कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। आज देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पर है, देखिए, व्हाट वी सॉ and shared some 15 days back that this Pahalgam attack came as out of the syllabus event। अचानक ही एक आ गया, इसके कारण इमीडिएट मार्केट में जो है एक नया शॉर्ट्स क्रिएट हो गया। सबको एकदम लगता है कि अब तो शॉर्ट कर ही लेना चाहिए, बाजार को तो क्रैश करना है। इस कारण से, क्योंकि लोग शॉर्ट करके पहले एकदम बहुत ही फास्ट बैठ गए थे, मार्केट गिरा ही नहीं, तो मार्केट जो है वहां पे संभला रह गया। जब तक वो रिएक्शन करता, जो हमको लग रहा था हफ्ते भर के बाद करेगा, तब तक ये सीज फायर हैपन हो गया। तो सीज फायर हो गया तो अब वो जो शॉर्ट करके बैठे थे वो ट्रैप हो गए, और ट्रैप हो गया तो आपने 900 पॉइंट का मूव देख लिया। तो इस कारण से जो है, और आजकल जो मशीन ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग भी चल रहा है, ये सारे फैक्टर्स प्ले करके आते हैं। तो सो दोज हु सी ओनली चार्ट्स, they will now get lot of confirmation to change their stance from bearish to bullish। इस बीच में टैरिफ का सेटलमेंट भी हो गया, तो दोनों इवेंट जो अनिश्चित थे वो न्यूट्रलाइज हो गए, एटलीस्ट फॉर नाउ। टैरिफ में भी क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा कि 3 महीने के लिए ये हम चेंज कर रहे हैं, फिर रिव्यू करेंगे। तो 3 महीने तो तलवार गर्दन में लटकी गई। तो ये एक तरह से दो धारी तलवार हमारे गर्दन पर लटकी हुई है अभी भी। इसमें हमको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं करना चाहिए, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो क्योंकि मार्केट में देखिए दोस्तों, आपको हर तरफ से
आपको सूझबूझ दिखा करके काम करना होता है। तो ये एक सेकंड, मैं भी छोटा सा अपना ट्रेड ले रहा था मार्केट का सिचुएशन को देखते हुए। एक सेकंड। हाँ जी। तो अब ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गया है और टैरिफ इशू जो है एक तरह से पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि 10% तो बेस बन गया है। तो अब यहाँ पे इसको तो अब डिस्कशन में भी नहीं आ रहा है। तो अब जो है thus the possible issue among all economies also got over. Everyone has digested both the big issues as of now. What they don't realize is that this India-Pakistan issue is not going to get over so easily. हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत मीडिया में आकर के बहुत बोल्डली उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि हम मतलब क्या क्या वो मतलब यदि पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम चुप नहीं रहेंगे, पलट के जवाब देंगे। तो जब इस तरह का चीज हो जाता है एंड नोइंग आवर नेबर कंट्री, उनकी फितरत सब समझते हुए आप ये मान के चलिए ये बहुत जल्दी शांत नहीं रहने वाला, बहुत ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ ये कम से कम साल 6 महीना में, अब छोटे मोटे हो चाहे जैसा भी हो, ये एक अड़ंगा बार बार आएगा। तो इतने बड़े स्टेटमेंट जब कोई किसी भी देश का जो लीडर है, टॉप मोस्ट लीडर दे देता है बोल्डली पब्लिकली कि हम टेररिज्म को जो है हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो क्या टेररिज्म करने वाले चुप रहने वाले हैं? हमको अपने आप से प्रश्न करना है, कोई स्पेकुलेशन नहीं करना है। सो इसलिए ये जो इशू है मेरे हिसाब से दिस इज फार फ्रॉम ओवर। एंड आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी आर्मी एंड आर्मी मैन को दिल से सैल्यूट है। उन्होंने जिस तरह से इस पूरे मैटर को हैंडल किया है और अपना इसमें जो उन्होंने इस बार दिखाया है वो बहुत एक्चुअली में गर्व की बात है वो। तो हमारा बहुत दिल से इनको जो है सैल्यूट है। इनके कारण हमारे जो लीडर है उनको भी बहुत बूस्ट हो गया उनका मोरल, दैट नाउ वी आर सुपर केपेबल। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा अनाउंसमेंट खुला वर्ल्ड में कर दिया है। तो ये जो है आपको वॉलेटिलिटी जो है कम से कम आगे रहेगी और कम से कम 6-12 महीने तक कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से हम बुल फेज में नहीं हैं, ना रहने वाले हैं, एकदम आप ध्यान रख के रखिए। और जहां तक मैंने आपको डिफेंस सेक्टर का जिक्र कर रहा था, तो इसका प्राइस जो है बढ़ रहा है, बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि सबको लगता है कि जब आगे आगे मिलेगा नहीं। लेकिन पहले चलो फुल्ली प्राइस थे, अब थोड़ा ओवर प्राइस हो जाएंगे, उसके बाद क्या कहीं ना कहीं जाके खड़े हो जाएंगे। समझ लीजिए एक तरह से इनका लंबे टाइम का टॉप सा मोर और लेस बन जाएगा, फिर उसको भी कंसोलिडेट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख के दिया है, जैसे SRF है, अब जैसे मारुति है, तो मारुति की जो है इसका 10,000 का जो प्राइस है वो मैंने इसको बेस बना दिया। अब मारुति को जो भी हमको देखना है यहाँ से 10,000 की इसको जो प्राइस है उसके ऊपर से ही देखना है। जैसे हमारा 10 रुपए का फेस वैल्यू होता है ना, तो हमारे लिए मारुति अब 10,000 रुपए का फेस वैल्यू हो गया। अब इसको यहाँ से आगे मूव करना है, ऐसे हमको देखना है। जैसे SRF ये एक रेंज में फंस गया है पिछले 3 साल से, तो उसी रेंज में चल रहा है, लेकिन नीचे का जगह इनका बंद हो गया। तो अब सस्ते नहीं मिलेंगे डिफेंस, लेकिन क्या उसमें अपॉर्चुनिटी रहेंगे, ये आपने को देखना है टाइम टू टाइम। ठीक है ना दोस्तों? अब क्या बहुत कुछ तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, ये लिखा हुआ भी आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। अभी तक तो देखिए सिर्फ बैंकिंग एंड NBFC ही था जिसने इस बियर फेस को रिजेक्ट किया था और अपनी चाल बना रखा था। अब हमको देखना क्या है यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि हमको अब क्या क्या देखना है जो हमको बताएगा। सबसे पहले कि निफ्टी 25,000 जा सकता है, लेकिन क्या वहां टिक रहा है कि नहीं। यदि टिक रहा है तो एक कंडीशन हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, क्या कोई नया सेक्टर अब बुलिश हो रहा है क्या? जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था, मेटल है, फार्मा है, IT है, कोई नया सेक्टर बुलिश हो रहा है क्या जिसका इंडेक्स के ऊपर में वेटेज है? परफेक्ट बुलिश एनवायरमेंट में RSI जो है ना वो 70-75 के ऊपर होता है। अभी भी RSI 60-65 पे जाकर के वहीं पर ही मोमेंटम छोड़ दे रहा है। तो RSI का वैल्यूज क्या है देखा जाए तो 30-70 है, यानी 70 के ऊपर बुलिश है, 30 के नीचे बेरिश है।
क्योंकि हम लोग को एक रेंज प्ले करना होता है, तो हम लोग 40-60 को नैरो डाउन करके रखे हैं, जहां हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अभी तक जो है आरएसआई जो है वो 65 के ऊपर जा ही नहीं पाया है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ये एकदम हाईएस्ट है, यहीं से ढीला हो रहा है। अब ये 2-3 दिनों का कारोबार देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन यहां से अब जो कोई भी मूवमेंट होना है, ये आप मान के चलिए कि 62% या बहुत ज्यादा करेंगे तो 78% तक जा सकता है। लेकिन ये कोई नया ट्रेंड की शुरुआत नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी, मैंने आपसे कहा था ना हम कहाँ हैं, तो अब हम मोर और लेस हम अपर रेंज में आके बैठ गए। यहां से कितना और जा सकते हैं? 5%। सिंपल सा, बहुत रियलिस्टिक और बहुत बड़ा फिगर लेके बोलते। अब उसके बाद यदि उसके बाद जाकर टिकी जाएगा तो ठीक है, फिर मार्केट ने जो करेक्शन शुरू किया था अक्टूबर में, समझ जाएंगे कि वो अभी नहीं करेगा, पहले ही अपना जो छोड़ा हुआ काम था और जो अधूरा काम इसका रह गया था उसको पूरा करने ऊपर जा रहा है। तो ठीक है, जाने देते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अभी तक इस चीज को मानने को बिल्कुल भी मेरे पास कोई रीजन नहीं है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हमने आज कर ली, वीडियो काफी लंबा भी बन गया है, आपको 2-4 बार देखना भी पड़ जाएगा। आप मेरे कुछ बातों से सहमत हो भी सकते हैं और कुछ बातों से नहीं भी हो सकते हैं। इसमें मेरे पास कुछ बहुत ज्यादा करने को है नहीं, क्योंकि आप यदि मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे व्यूज को आप थोड़ा समझते हैं, मानते हैं या मानना चाहते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आप और हम बराबर मिलते हैं और आप हमारा इंतजार करते हैं वीडियोस का भी। मैंने अपना कम से कम आज तक का जो माहौल है उसके हिसाब से मैंने आपको व्यूज अपना बहुत क्लियरली समझा दिया है। बहुत सारे फाइन पॉइंट्स और भी थे, हैं, जो मैं आपको लिख लिख के देता रहता हूँ व्हाट्सएप पे। आज बहुत दिन बाद बड़ा हिम्मत करके इतना देर तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सका, बोल सका, क्योंकि आपका बात बिल्कुल सही है। जब एक वॉइस सुनते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसमें कन्विंसिंग लगने में थोड़ा आराम मिलता है। जो टाइप किया हुआ चीज में उतना आपको फील नहीं आ पाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, और 2-3 दिन और देखते हैं, मार्केट को बोलने देते हैं। लेकिन एक बात तय है, हम बुलिश नहीं है, बुलिश मार्केट में नहीं है। इन गुड केस सिनेरियो मार्केट बेरिश नहीं होगा, और लेकिन साइड वेज हो जाएगा। लेकिन साइड वेज जब होता है तो फिर हमको अपना काम करने का तरीका उस हिसाब से करना होता है। और जो मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट है, मेरा अभी तक यही विश्वास है, ये 2026 के बाद ही शुरू होगा, 26 से होगा या उसके बाद से ही होगा। बाकी सब कुछ बदलेगा, हम भी बदलेंगे, उसमें क्या है। लेकिन कभी भी जो बड़ा पैसा बाहर से आता है वो ऐसे वैल्यूएशन पे आके ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। तो पहले कमजोर लोगों को हल्का करेगा, बाजार का वैल्यूएशन को थोड़ा सा पी को डी रेटिंग करके कमजोर करेगा, तब उनको एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिलेगी और तब वहां से बहुत बड़ा पैसा आएगा। और जैसा पहले बोल चुका हूं वही बात दोहराऊंगा, इंडिया में इंडिया के पैसे के सुनामी तो आ ही चुकी है। अब तो अब उसका वर्जन 2 शुरू हो जाएगा नेक्स्ट, जब भी बुल मार्केट स्टार्ट होगा। अभी तक आपने देखा था बहुत ज्यादा बाजार गिरा नहीं, क्योंकि जितना एफआईआई की सेलिंग थी उतना ही डीआई की बाइंग थी। तो वो फेज भी आएगा, हमारे डीआई तो बाई करते ही रहेंगे, क्योंकि उसको एसआईपी मिलता है, तो वो तो पैसा लगाना ही है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब वो भी लगाएंगे, बाहर का पैसा भी लगेगा, तो सोचो किस तरह का यूफोरिया बनेगा इस बाजार में। वो होगा रियल, जिसको बोलते हैं ना, आंखें फटी की फटी रह जाएगी, ऐसा बुल मार्केट होगा। लेकिन उसके पहले भी बहुत पेन देखना बाकी है, तो उस पेन को आप झेल लीजिए, या तो आप 1 साल के लिए इस बाजार को भूल जाइए। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है करके रख रखा करके देखिए मत रोज का, कि निफ्टी कहाँ गया और स्टॉक्स कहाँ गया क्या नहीं गया, उसके बाद आप मजा देखिएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे व्यूज को सराहने के लिए। आपके प्रोत्साहन से हमें और अच्छा अच्छा कंटेंट बना के आपको देने में आसानी मिलता है। धन्यवाद।